दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने किया प्रचार। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कहा, जल्द सुनवाई की जाए। सीजीआई ने कहा, हमें ईमेल भेजिए, फिर देखेंगे। सपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी। अखिलेश ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। हमारा मांग पत्र, जनता का अधिकार, संविधान बचाने का अधिकार। बीजेपी ने घोषित किए 7 प्रत्याशियों के नाम। गाजीपुर से पारसनाथ, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, प्रयागराज से केशरीनाथ के बेटे को मिला टिकट। राम मंदिर में स्थापित हुई 1.5 क्विंटल की रामचरितमानस पन्ने, 1000 कीमत 5 करोड़। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस ने की भेंट। के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चंदौली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर तेल के काले खेल पर प्रशासन का डंडा चला है। एसडीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर ने मारा छापा। तेल का काला कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी में एक तेल का तस्कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हजारों लीटर अवैध तेल बरामद हुआ है। तेल निकालने का उपकरण भी बरामद किए गए हैं। डिपो से निकलने के बाद ट्रैक्टरों से होती थी चोरी और थाना क्षेत्र के कस्बा के तेल डिपो के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हजारों लीटर अवैध तेल बरामद हुआ है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, तेल निकालने का उपकरण भी बरामद किया गया है और डिपो से निकलने के बाद ट्रैक्टरों से चोरी होती थी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर थाना क्षेत्र के कस्बा के तेल डिपो के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौली से खबर, तेल के काले खेल पर प्रशासन का डंडा चला। एसडीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर ने छापा मारा। तेल का काला कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छापेमारी में एक तेल का तस्कर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तेल निकालने का उपकरण भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बलिया से वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे किया और फूलपुर से मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का भी टिकट कटा है। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा। गाजीपुर से पारसनाथ राय को मैदान में उतारा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई दिग्गजों के टिकट काटे भी गए हैं और 7 सीटों पर सूची सामने आ चुकी है। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कट चुका है। इस बार प्रयागराज से नया उम्मीदवार बलिया से वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने किनारे किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फूलपुर से मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का भी टिकट काटा गया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा और गाजीपुर से पारसनाथ राय को मैदान में उतारा गया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा। उसके साथ ही बलिया से वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने किनारे किया और फूलपुर से मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट कटा है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट काटा गया है। अगली खबर मैनपुरी से आपको बताते हैं, जहां भाजपा से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मैनपुरी से प्रत्याशी घोषित होने पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं सपा के कार्यकर्ता व सभी लोग जमीन पर हैं और कार्य कर रहे हैं। कोई न कोई प्रत्याशी तो भाजपा का आना ही था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जयवीर सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया है।
मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता है लेकिन मैं डिम्पल जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी, तो मैं भी अपर्णा जी का बहुत सम्मान करती हूँ। जी पूछिए, आप पूछिए, आपके स्पेशल क्वेश्चन। अदिति जी आपके साथ में कल दिखी थी और इससे पहले भी। नहीं तो अच्छा है कि बच्चे जाने कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि हमें दिखता है कि बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता राजनीति की बहुत ही अलग है कि जब तक आप ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक पॉलिटिक्स का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस बात को जानें कि आप कोई भी कार्य करें, आपको परिश्रम तो करना ही है। और अब सीधा आपको उत्तराखंड के पौड़ी के रामनगर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा में पहुंचे। क्या कुछ कहने सुनते हैं। तो मैं पूछता था कहाँ हो, तो कहते थे मैं रामनगर आया हूँ। तो रामनगर मेरे ख्याल से इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रवास किया होगा, रामनगर किया होगा। तो रामनगर से देखिए इतना लगाव है, तो अब रामनगर वालों की जिम्मेदारी तो बनती है, थोड़ी बनती है कि नहीं बनती है? नहीं बताइए जोर से, इतने हल्की आवाज में क्यों बोल रहे हैं भाई? क्या जिम्मेदारी है सबकी? तो एक तरफा समर्थन है। अब कुछ बूथों की बात तो मैं नहीं करता हूं कि वहां पर इस बात तो सबको उनको देना चाहिए, लेकिन जो और बूथ हैं वो बूथ तो सब भर भर के आने चाहिए, भर भर के आएंगे, भर भर के। कमल ही कमल जब 4 तारीख बक्सा खुलेगा ना ईवीएम वाला, तो उस बक्से में से इतने कमल निकले जैसे अभी हमने होली मनाई है, तो हम 4 तारीख को दिवाली मनाएंगे। और लक्ष्मी जी आती हैं दिवाली में, हम लोग पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी किस में आती हैं? लक्ष्मी जी देखिए वो हाथी में आती नहीं है, साइकिल में आती नहीं है, झाड़ू में आती नहीं है, निर्दलियों का भी कोई निशान उसमें आएगी नहीं, और हाथ के पंजे में तो बिल्कुल नहीं आएगी। लक्ष्मी जी आएंगी किस में आएंगी? कमल के फूल में आएंगी। इसलिए कमल के फूल वाला काम दबाना है, लक्ष्मी जी को भी लाना है, क्षेत्र में विकास भी करना है। कितने सारे अभी दीवानदार बहुत काम शुरू किए हैं। ये अभी कह रहे थे कि मैंने अभी बहुत काम आगे बढ़ाने हैं। आप लोग कह रहे हो कि भाई यहाँ वन ग्रामों को कोई कब्जा न करे, कोई सरकार न ले, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम तो वन ग्रामों में चाक चौबंद व्यवस्था करने वाले हैं, उनके लिए सब पर्यटन बढ़ाने वाले हैं। तभी तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहाँ अनिल जी के लिए, मोदी जी के लिए हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मोदी जी का धन्यवाद इसलिए मैं करता हूँ कि हमारे राज्य में जो सबसे पहला G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, आप सबको याद है ना, जिसमें पूरी दुनिया के मेहमान आए थे हमारे यहाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे, विशेषज्ञ आए थे। तो वो सबसे पहले कहाँ आए थे? अरे कहाँ आए थे भैया? रामनगर आए थे। तो मैं आपकी तरफ से भी मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। अब असली धन्यवाद आप लोगों ने देना, जिन्होंने पूरी दुनिया को रामनगर दिखाया। तो रामनगर की खुशहाली के लिए, रामनगर की तरक्की के लिए बहुत काम करने हैं। और इन्होंने पहले भी राज्यसभा सांसद के रूप में भी बहुत काम इस क्षेत्र के करवाए हैं। वो पुल था जो हमारा धनगढ़ी का पुल, अब धनगढ़ी भी मुझे इसलिए याद रहता है कि मैं वो खटीमा में पला बड़ा, वहां से बड़ा थोड़ा महेंद्र नगर जाओ तो वहां धनगढ़ी है उससे आगे तो इसलिए जब भी धनगढ़ी का नाम आता है तो मुझे वो महेंद्र नगर वाले धनगढ़ी की भी याद है। उस पुल के लिए कई प्रयास है आपने यहाँ कि वो पुल बने और यहाँ की जो असुविधा होती है उसकी असुविधा न हो, गवर्नमेंट का विस्तार हो। और एक लंबा अनुभव है आपके पास, उस अनुभव का हमारे रामनगर को मिलेगा, पूरे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र को और पूरे राज्य को मिलेगा। हमारे वकील बनकर आप वहाँ केंद्र सरकार में हमारी खरीदी करेंगे, है हमको जो राज्य के लिए योजनाएं चाहिए होंगी उन योजनाओं के लिए जाएंगे, हमारा समन्वय करेंगे, जो काम हम आगे बढ़ाएंगे उन कामों को तेजी से स्वीकृति मांगेंगे। इसलिए मैं आप सभी से उनके लिए सहयोग और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है
कि आप भारी मतों से उनको जिताकर भेजेंगे यहाँ से और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। और जिताने वाली बात तो अब है ही नहीं। मैं सच बताऊं तो बहुत सारी जगह पर, आज मैं और जगह भी गया और रावण में एक दिन और पहले भी आया था, तो लोग अब हमारे कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं, अरे भाई तुम क्यों आ रहे हो, हम तो वोट तुम ही को देने वाले हैं। लेकिन मैं आप अपने कार्यकर्ताओं से, भाइयों से, बहनों से, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा ये काम है, हमारा एक कर्तव्य है कि हमको जो है उनसे निवेदन करना है, उनसे अनुरोध करना है, उनका मत मांगना है, उनका समर्थन मांगना है, आशीर्वाद मांगना है। इसलिए वो कितना भी कहें, हमको बार बार अपना निवेदन लोगों तक करना है भाइयों बहनों, क्योंकि हमने इस बार बड़ा लक्ष्य लिया है। पिछली बार के मुकाबले इस लोकसभा क्षेत्र में हम 3 लाख से अधिक वोटों से जीते। इस बार हमने लक्ष्य लिया है, ये लोकसभा हमने 5 लाख वोटों से जीती। इसलिए देखिए, हर बार के चुनाव में मोदी जी के जो वोट हैं वो पे चले गए। 2014 में जितने वोट मिले थे 2019 में उससे ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने 5 साल काम किया बिना रुके, बिना थके। उसके बाद 2024 आ गया, तो 2024 में 5 साल पहले के और 5 साल ये बात के, यानी दोनों साल मिला के 10 साल हो गए। 10 साल तक मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, हमारी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए काम किया है, हमारे युवाओं के लिए काम किया है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए काम किया है, गरीब लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। अभी अनिल जी बता रहे थे, गरीब कल्याण अन्न योजना जो अगले 5 सालों के लिए विस्तारित कर दी गई है, यानी कि 5 साल तक अभी जो है निःशुल्क रूप से राशन जो है माननीय मोदी जी की सरकार देने वाली है। तो भाइयों, हर व्यक्ति की उन्होंने चिंता की। कोरोना के समय में जिस प्रकार से उन्होंने चिंता की रही है, वो चिंता कोई सामान्य एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक माता पिता के रूप में उन्होंने देशवासियों की चिंता करी है कि जहां सबको निःशुल्क वैक्सीन लगाई। आप सबको याद होगा, एक जमाना था जब पोलियो आया था देश के अंदर। हम लोग पढ़ते हैं, हम छोटे, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय। पोलियो की वैक्सीन बनाने के लिए 1.5 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया। आप सोचिए, अगर मोदी जी तेजी से काम न करते, मोदी जी वैज्ञानिकों से परामर्श न करते, रात दिन अगर आपकी चिंता न करते, हर एक व्यक्ति की जान को उन्होंने अमूल्य समझा और वैज्ञानिकों को कहा कि 1 साल के वैक्सीन बननी चाहिए। वैज्ञानिक भी और तेजी से काम करने लगे। जो वैक्सीन 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में बननी चाहिए, वो वैक्सीन 6 महीने में बनकर तैयार हो गई। उसका परिणाम हुआ कि हम सब लोगों को वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीन भी निःशुल्क लगाई गई। पूरी दुनिया के अंदर आज कोरोना आने के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बड़े बड़े देश चरमरा गए। मैं यहीं पर गया था, मुझे याद है, अर्जेंटीना, जो कि एक अच्छा खासा विकसित देश माना जाता है, उस देश के लोग, तो हम G20 की समिट में मैं पूछ रहा था कि कौन कौन से देश के लोग यहाँ गए। जब रामनगर में आपके यहाँ हो रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब अर्जेंटीना के लोग नहीं आए। मैंने कहा अर्जेंटीना के लोग क्यों नहीं आए, अर्जेंटीना तो अच्छा देश है। तो बोले कि कोरोना महामारी में अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई, यानी कि वो देश अव्यवस्थित हो गया, इसलिए वहां के प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ पाए। भाइयों बहन, आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े देश, दुनिया का जो अच्छे देशों में जिनकी गिनती होती थी, उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई और हमारे देश की व्यवस्थाएं वैक्सीन देने के बाद, हर किसी को 2 टाइम का भोजन मिलने के बाद, अन्न देने के बाद, उसके बाद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, विकास का काम आगे चलने के बाद भी आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई 11वें नंबर से। मोदी जी ने इस प्रकार से काम किया है। 10 वर्षों में उन्होंने गांव से लेकर शहर तक चहुमुखी विकास की ओर देश को बढ़ाया है। सड़क से लेकर रेल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, अनेक ऐसे निर्माण के कार्य हुए हैं। ये सकारात्मक बदलाव आज देश के हर गांव में देखने को मिलते हैं। हर देश के कोने कोने में अगर आप कहीं चले जाइए, वहां सड़कें दिखती हैं, वहां स्कूल दिखते हैं, अस्पताल दिखते हैं, पानी की व्यवस्थाएं दिखती है, प्रधानमंत्री आवास दिखते हैं, घर घर में शौचालय बन गए, घर घर में उज्ज्वला योजना पहुंच गई है, प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि हर घर में पहुंच रही है। देश के किसानों की आय दुगना करने के लिए प्रधानमंत्री जी रात दिन एक कर रहे हैं। इतनी कल्याण योजनाएं चलाई है, जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान भारत योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है। इस योजनाओं के साथ साथ देश में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी
मोदी जी ने लिए हैं, जो भारत की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिए भाइयों बहनों। वो निर्णय भी प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक रूप से बड़ी हिम्मत के साथ लिए हैं। चाहे वो कश्मीर के अंदर धारा 270 हटानी हो, चाहे सीएए का कानून लाना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बनाना हो भाइयों बहनों, ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुए हैं। या देश के सीमाओं पर रक्षा करने वाले हमारे जवान का हौसला बढ़ाना हो, या दुश्मन को जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, डोकलाम हो, या किसी भी सीमा पर किसी भी दुश्मन ने हमारी ओर आंख उठा के देखने की हिम्मत की है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना ने किया है। क्योंकि आज हमारा नेतृत्व मजबूत है, मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसा मजबूत नेतृत्व है जो सेना का मनोबल बढ़ाता है। एक समय था भाइयों बहनों, सेना को आदेश देना पड़ता था गोली चलाने के लिए, और अब भारत की सेना गोली का आदेश देने के लिए कोई भी आदेश नहीं लेती है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। ये नया भारत है भाइयों बहनों, जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश दुनिया के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है, आज भारत की पहचान बढ़ रही है। आज दुनिया, कोई भी दुनिया की बड़ी घटना होती है तो भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या कहने वाला है। एक समय याद करिए, 2014 से पहले का समय, जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब क्या होता था, हमारी पहचान बन गई थी कि हम डब्बू देश के रूप में हमारी पहचान बन गई, पिछलक्कू देश के रूप में हमारी पहचान बन गई, और दुनिया के मंचों पर हम अपनी हितों की बात भी न कर सकने वाले देश के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। आज हमारी पहचान बदल गई है भाइयों। रूस यूक्रेन युद्ध आप सब लोगों ने अपने सामने देखा, किस प्रकार से रूस के राष्ट्रपति हो या यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, उन्होंने युद्ध विराम किया। किस प्रकार से भारत के हमारे बच्चे जो वहां पर मेडिकल कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, अन्य शहरों में पढ़ाई कर रहे थे, आपके यहाँ के भी होंगे, रामनगर के भी होंगे, हल्द्वानी के भी होंगे, गाजीपुर के भी होंगे, बहुत सारे बच्चे वहां थे। उन बच्चों को सुरक्षित विराम करके उस यूक्रेन की सीमा से सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत तिरंगा लेकर जहां सारे बच्चे आ रहे थे, वहां ऐसे देशों के बच्चे भी सुरक्षित बाहर निकल कर आए जो हमको रात दिन कोसने का काम करते हैं। रोटी रोटी को मोहताज है, लेकिन हमको कोसने से पीछे नहीं हटते भाइयों बहनों। उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन से सुरक्षित आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। यह है नया भारत, जो मजबूती से आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। हमने उत्तराखंड में भी बहुत सारे काम आगे बढ़ाए हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण अवसरों पर हम आगे बढ़े हैं। आपके दम पर, आपके आशीर्वाद से हमने यहाँ राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमको उसमें अपनी मंजूरी दे दी। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमने नकल का कानून बना दिया, और अब नकल पूरी तरह से बंद हो भाइयों बहनों। हमारे ईमानदार बच्चे, मेहनती बच्चे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब नौकरियों में आने का अवसर प्रदान हो रहा है, क्योंकि अब नकल नहीं हो रही है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब माता पिता जिनके लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, उनके सपने और उनकी आशाएं पूरी हो रही हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण रोकने के लिए, अभी अनिल जी ने बताया, धर्मांतरण रोकने के लिए हमने कठोर कानून बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर जो हमारे बारे में एक सोच है, एक अवधारणा है पूरी दुनिया की कि हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं, तो देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए भाइयों बहनों। यहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, यहाँ कब्जा नहीं होना चाहिए, यहाँ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि जमीनों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। जगह जगह कहीं इधर लगा दिया, कहीं कोई प्रतीक बना दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, और 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने अभी तक अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। मैं कहना चाहता हूँ, ये अनिल जी का चुनाव पूरा हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट पूरा लग जाएगा, भारत में दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बन जाएगी। ये अभियान जो हमारा अतिक्रमण हटाने का है, फिर से आगे बढ़ेगा भाइयों बहनों, क्योंकि देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, ये किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। महिलाएं हमारी प्राथमिकता में रही, उनके लिए 30% का आरक्षण हमने विधानसभा में विधेयक लाकर सुनिश्चित कर दिया है। आंदोलनकारियों के लिए हमने आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। खिलाड़ियों के लिए भी 4% का खेल कोटा हमने जो बंद हो गया था, वो खेल कोटा फिर से लागू कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन हमने चालू कर दी, 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी। पहले परिवार में एक दंपत्ति को मिलती थी अगर 2 बुजुर्ग होते थे,
हमने दोनों दंपतियों को पेंशन देने की व्यवस्था कर दी है। भाइयों बहनों, अब आपस में उनमें कभी झगड़ा नहीं होगा। आपस में जो झगड़ा करती थी, पेंशन एक को आ रही है, एक को नहीं आ रही है, ये सारे प्रावधान हमने किए हैं। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हमने मातृशक्ति के उत्सव किए हैं। हमने महिला सशक्त बहना योजना प्रारंभ की है। हाउस ऑफ हिमालय, ये ब्रांड माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हमने इसका शुभारंभ किया है। आज महिलाएं हमारे अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं, अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। निश्चित रूप से हमारी महिलाओं ने अपनी हिम्मत दिखाई है, अपना कौशल दिखाया है, अपना हुनर दिखाया है। मैंने 13 के 13 जिलों में जाकर उनसे संवाद किया है। मैं अपनी बहनों के दम पर कहता हूं, अनिल जी, आपको भरोसा दे रहा हूं, आप देखिएगा उत्तराखंड में जितने वोट आपको पूरे लोकसभा में मिलेंगे, उसमें सर्वाधिक प्रतिशत अगर किसी का होगा तो हमारी मातृशक्ति का होगा। एक तरफा वोट उनका मिलेगा। पहले भी हमारी सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उत्तराखंड के अंदर आज महालक्ष्मी किट योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, उत्तराखंड आयुष्मान योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर साल में मुफ्त रूप से घर देने की जो हमारी योजना है, उस योजना से भी आज 1,80,000 परिवारों को इस योजना का सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। साल में 3 सिलेंडर भर के दे रहे हैं। बहनों, ये हमारा चुनाव का वायदा था, जो हमने इसको धरातल पर उतारा है, अपना वायदा किया, पूरा किया है। जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है, उसी प्रकार से यह भी मोदी जी की गारंटी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव में गए थे। ये गारंटी भी है, आपकी गारंटी पूरी हो रही है। दशहरी कल्याण योजना, होम स्टे योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, उद्यान के क्षेत्र में पॉली हाउस बनाने की योजनाएं हमारी आज धरातल पर उतर रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रामनगर क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। हमारे आदरणीय दीवानदा एक बहुत ही सहज है, सरलता से रहते हैं, बहुत सज्जनता से रहते हैं। बहुत सारे काम इन्होंने सिंचाई के, पेयजल के, सड़कों के पूरे हुए हैं। अभी 2023 में मैं जब यहाँ पर आया था, बस अड्डे का जिस दिन उद्घाटन होना था, शिलान्यास होना था, उस दिन भी 100 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुआ था। बहुत मंजिला पार्किंग, अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल, धनगढ़ी पनोत पाले पर पुल का निर्माण। तो पौड़ी के रामनगर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। शहर की प्रमुख ईदगाहों में ईद की नमाज के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। साफ सफाई के साथ ही रंगाई पुताई का काम भी पूरा हो चुका है। पानी, बिजली की व्यवस्था हो गई है और टेंट भी लगा दिए गए हैं। बेना झाबर स्थित बड़ी ईदगाह में हर साल करीब 3 लाख लोग ईद की नमाज अदा करते हैं। इस बार बड़ी ईदगाह में 2 बार में नमाज होगी, सुबह 8 बजे और उसके बाद सुबह 9:30 बजे दूसरी बार ईद की नमाज पढ़ाई जाएगी। बड़ी ईदगाह के मुतवल्ली अयाज आलम जफर ने कहा कि तैयारी पूरी हो चुकी है। संख्या ज्यादा होने की वजह से 2 बार में नमाज अदा की जाएगी। परिसर में एक बार में 1 से 1.5 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज को लेकर ईदगाह में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईद की तैयारियां जो हैं पूरी तरह से लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टेंट और पानी और बिजली की भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इस बार किसी तरह की कोई परेशानी ना आए लोगों को, तो हर तरीके से यहाँ पर जो ईदगाह की इंतजामिया है वो पूरी तरह से उन्होंने कमर कस ली है। और यहाँ की जो तैयारियाँ, जिस तरह से बिजली है, पानी है, व्यवस्था है, साफ सफाई है, वो हर तरीके से लोगों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। अगर प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी कमर कस ली है। उन्होंने इस बार ये भी इंतजामिया लोगों से बात करी है कि इस बार ईद की नमाज सड़कों में ना पढ़कर ईदगाह के अंदर पढ़ी जाए, मगर इस बार ईदगाह में 2 बार ईद की नमाज अदा की जाएगी। इस दौरान प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अब ड्रोन कैमरा से लोगों पर नजर भी रखी जाएगी, कोई किसी तरह की कोई घटना ना हो, किसी तरह की विषेद ना हो, इसके लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि कुमार के साथ मैं शहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं पर भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अब सवाल है कि क्या इस बार भारत में ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है? अल नीनो भारत में कम वर्षा और अधिक गर्मी का कारण बनती है, लेकिन इन सब के बीच क्या गर्मी कहर ढाने वाली है? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मौसम विभाग की गर्मी बढ़ने की भविष्यवाणी आम लोगों के लिए चिंताजनक हो सकती है, लेकिन इससे एयर कंडीशन निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। पिछली गर्मियों में बेमौसम बारिश के कारण एसी बाजार काफी मंदा था, लेकिन इस साल एसी निर्माता 20% इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं।
एसी बनाने वाली कई मशहूर कंपनियों ने पहले ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी स्मार्ट सुविधाओं, कम खर्चे वाले एनर्जी सेविंग, नए डिजाइनों के साथ एसी लॉन्च कर दिए हैं। कुल मिलाकर एसी कंपनियों ने एक 360 डिग्री कैंपेन शुरू कर दिया है। There are multiple reasons why I think the industry will grow. One, the weather forecast is good and favorable for the cooling industry. Two, there is upbeat mood on the overall economy of the country. नए मॉडल के साथ साथ एसी निर्माता कंपनी गर्मी शुरू होते ही ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक फाइनेंस ऑफर, कैशबैक और सब्सिडी वाले इंस्टॉलेशन की भी पेशकश कर रही हैं। कंपनियां मेट्रो शहरों में एनर्जी सेवर, 5 स्टार इन्वर्टर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मॉडल की भी भारी सेल की उम्मीद कर रही हैं। माना जा रहा है कि किफायती होने की वजह से 3 स्टार एसी छोटे शहरों और कस्बों में भी एक बार फिर खूब बिकेंगे। We are expecting a very good summer this year, and looking at that, we are well set. We have got our manufacturing plant ready, we have our product ready, we are launching new product. Our CRI team is working day in day out to looking at the customers' expectations and aspirations. डाइकिन, पैनासोनिक, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लू स्टार, गोदरेज अप्लायंसेस और लॉयड जैसी टॉप एसी बनाने वाली कंपनी हर साल 25% सेल बढ़ने की उम्मीद करती हैं। हालांकि आम चुनाव और RBI की सख्ती के कारण सेल पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। टेक साइंस रिसर्च की एक रिपोर्ट में 2023 में भारतीय एसी बाजार का मूल्य 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है और 2029 तक 6.3% की CAGR के साथ मजबूत इजाफे का अनुमान भी लगाया गया है। बुलियन मार्केट में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। त्योहारी सीजन में बढ़ते सोने के भाव ने टेंशन बढ़ा दी है। सोने और चांदी के रेट्स में तेजी रोज दिख रही है। बढ़ते जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते दोनों को सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय बाजारों के साथ ग्लोबल मार्केट में भी सोने और चांदी के रेट बढ़ गए हैं। सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को दिल्ली और मुंबई के सराफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गईं। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 140 रुपए बढ़कर 71,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं। सोमवार को सोना रिकॉर्ड 71,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 500 रुपए उछलकर 84,500 रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। चांदी ने सोमवार को पहली बार 84,000 रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार किया था। ज्वेलर्स के मुताबिक चीन और भारत में सोने की ज्यादा खरीदारी से कीमतें बढ़ रही हैं। We've seen a continuous rise in gold price since the last 2-3 months, and this is due to a lot of factors coming in where China is purchasing a lot of gold, India is also purchasing a lot of gold, and we've also seen a few tiffs between the countries, which is helping it go up a little above the normal rising level. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर सोना हाजिर $2,350 प्रति आउंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले कारोबारी दिन से $14 ज्यादा है। ऊंची कीमतों के बावजूद गुड़ी पड़वा के मौके पर सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इस वजह से ज्वेलर्स की दुकानों पर काफी लोग नजर आए। गुड़ी पड़वा का दिन ये शुभ माना जाता है खरीदी करना, तो हम 10 ग्राम भी सोना खरीदी करेंगे, 8 ग्राम तो ले सकता है, इसलिए हम लोग खरीदी करना आज शुभ मानता है करके खरीदी कर रहे हैं। हम शॉपिंग कर रहे हैं बट शुभ मानता है आज, इसीलिए। डॉलर सूचकांक और अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सोने की खरीदारी में इजाफा हुआ। कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। जानकार आने वाले दिनों में कीमतों में थोड़ी कमी और मुनाफा वसूली की भी उम्मीद कर रहे हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा नागपट्टनम न केवल प्राचीन चर्चों और शांत समुद्र तटों वाला एक शहर है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत वाला एक समुदाय है। वहां के मछुआरे रोजी रोटी के लिए बेहतर नीति चाहते हैं। कैसे हैं नागपट्टनम में चुनावी माहौल, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा नागपट्टिनम न केवल प्राचीन चर्चों और शांत समुद्र तटों वाला एक शहर है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक महत्व वाला एक समुदाय है। यहाँ मशहूर वेलानकन्नी चर्च है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग नागपट्टिनम पहुँचते हैं। यहाँ की सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन चुनावी मौसम में गंभीर मुद्दे भी तमिलनाडु के इस इलाके से उठते हैं। मछुआरे समुद्र में घटती मछलियाँ और सुरक्षा चिंताओं से जूझ रहे हैं। नागपट्टिनम के निवासियों की मांग है कि उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्तर की कोई नीति बनाई जाए। ஒரு 300க்கு மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் வந்து அங்க இருக்கு. அங்க அதை இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை. இப்போ புதுசா அங்கேயும் ஒரு சட்டம் போட்டு தமிழக விசைப்படகுலாம் அங்க இங்க இருந்து கொடுக்க கூடாது, ரிலீஸ் பண்ண கூடாதுன்ற மாதிரி புதுசா ஒரு ஆக்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. போட்டதனால அதனால ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு. இதனால இங்க போட்டை இழந்தவங்க இங்க குடும்பம்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுது. இந்த பிரச்சனை வந்து நீண்ட நாளா இருந்துட்டு தான் இருக்கு. முன்னாடி வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்ல இருக்கும்போது போட்டெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்துட்டு தொடர்ந்து இது ஒரு 30-40 வருஷமா இருக்கு. இருந்தாலும் வந்து முன்னாடி வந்து போட்டெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. Kachativu issue will not make any impact in this election. Kachativu is a problem from 1917 actually. They have made a peace treaty with these people, and in UN they have accepted this one. So this Kachativu will not make any impact. महंगाई के मुद्दे से भी लोग परेशान नजर आए और इस पर जल्द से जल्द काबू पाने की मांग की। அது 2014க்கு முன்னாடி கச்சா எண்ணெய் விலை வந்து $140 இருக்கும்போதே காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்ல $140 இருக்கும்போதே 54 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. 60 ரூபாய்க்கு மேலே போகல. சிலிண்டர் விலையும் முன்னெல்லாம் வந்து 400-450 ரூபாய் தாண்டல. இப்போ வந்து எல்லாமே அது இப்போ வந்து பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விலை வந்து வெறும் 80 ரூபா தான் இருக்கு. ஆனால் வந்து 100 ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு பெட்ரோல், 104 ரூபா வந்துருச்சு பெட்ரோல் இப்போ 10 வருஷத்தில். அதனால் வந்து விலைவாசியெல்லாம் வந்து இந்த பெட்ரோல் டீசலான விலைவாசினால தான் மற்ற பொருளும் விலையெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதை ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணணும். नागपट्टिनम लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सीपीआई के वी सेल्वराज इस सीट से डीएमके गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने एसजीएम को मैदान में उतारा है। रमेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिवंगत नेता एसजी मुरुगैयान के पुत्र हैं। एआईएडीएमके ने जी सुरजीत शंकर को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य की 39 में से 38 सीट जीती थी। तमिलनाडु की सभी 39 सीट पर 2024 के आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक मध्य प्रदेश के मैहर में एक मंदिर देवी शारदा को समर्पित है। नवरात्रि में मैहर में माता रानी के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक मध्य प्रदेश के मैहर में है। ये मंदिर देवी शारदा को समर्पित है। त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर स्थित इस मंदिर को आला और ऊदल से जोड़ा जाता है। ये दोनों बुंदेलखंड की लोक कथाओं के मशहूर किरदार हैं। आला और ऊदल बहादुर और पराक्रमी योद्धा और देवी शारदा के परम भक्त थे। मान्यता है कि देवी मां ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। आला उदल ये दो भाई थे जो कि उत्तर प्रदेश की महोबा के रहने वाले थे, और वो पता चला उनको यहाँ माँ के बारे में। फिर वो आए, दर्शन किए, दर्शन करके इतने मनमोहित हो गए, इतने भक्त विभोर हो गए कि वो निरंतर माँ की सेवा करने लगे। प्रतिदिन माँ के दर्शन और प्रतिदिन माँ की पूजा पाठ, अपना पूरा जीवन उनने माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति को देख के माँ प्रसन्न हो गई। मैहर के लोगों का कहना है कि दोनों भाई आज भी मंदिर में रोजाना सबसे पहले पूजा करने आते हैं। उनकी आने की अनुभूतियां अनेकों प्रकार से प्राप्त होती हैं। देखा गया है कभी जब पट खोला गया है तो नीचे जल
प्राप्त हुआ है, फिर वस्त्र गीले हुए हैं, बुझी हुई बाती मिली है, भोग लगा हुआ मिला है, अद्भुत फूल प्राप्त हुए हैं। जो वहाँ के गार्ड रहते हैं 24 घंटे वहाँ पे, जो वैसे तो कोई रात को रुकने की किसी की अनुमति नहीं है वहाँ पे, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं उन्होंने देखा है कि रात को अचानक 2:30 बजे 3 बजे घंटा बजने की आवाज़ दिखाई दी। अचानक जब वो राउंड अप में थे तो उन्होंने देखा कि लोह जल रही है। शारदा का दर्शन करने के लिए आए हैं और ये काफी प्राचीन मंदिर है। आज भी यहाँ आला उदल जो है रात्रि के समय माता का दर्शन अर्चन करने के लिए नित्य प्रति आते हैं। चैत्र नवरात्रि उत्सव के आगाज के साथ ही मैहर में माता रानी के मंदिर में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। और ये माता रानी का जो मंदिर है, ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सती माता जी का हार गिरा था और उसी की शक्तिपीठ के रूप में ये जाना जाता है मैहर शारदा महारानी। और बहुत हर भक्त की यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसी विश्वास से हम भी आए हैं मन्नत मांगने। जितने लोग आते हैं कुछ मन्नत लेके आते हैं, कुछ माँ से मन्नत मांगते हैं कि हमारा पूरा हो जाए तो हम आपका दर्शन करेंगे। ये सब चीजें माँ मन में अपने अपने लोग लेके आते हैं और माँ पूरा करती है। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान भक्त माता रानी की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना भी रखते हैं। कुछ श्रद्धालु पूरे 9 दिन उपवास भी रखते हैं। प्रयागराज से आए हैं, माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं। ये मनोकामना है कि माँ के यहाँ आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और माँ की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ शक्तिपीठ माता है, हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। कितने बार आना हुआ है? तीसरी बार आए हैं। हम ये सोच के आए कि मतलब बहुत परेशान थे अपनी जीवनी में, तो हम ये सोच के आए कि कुछ हो जाए माँ की कृपा से। हम रात से निकले हुए थे, सुबह पहुँचे, बहुत भीड़ थी, आते आते बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तब माँ के दर्शन हो गए। मैहर माता का मंदिर न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि देवी शारदा के दर पर आने से उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अब सीधा आपको मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जनसभा में सुनाते हैं। के खिलाफ और 70 वर्षों तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ने इस व्यवस्था को दफन करके इस व्यवस्था को बनाए रखा। आतंकवाद पनपता रहा, देश को डंक मारता रहा, निर्दोष लोग मरते रहे, देश का विकास बाधित होता रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, 70 वर्ष के बाद भारत माता के महान सपूत से नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी व्यक्तित्व देश के पास आया, जिन्होंने कश्मीर के इस दंश को समाप्त करते हुए धारा 370 समाप्त किया। और जो भाजपा के कार्यकर्ता दशकों से नारा लगाते थे, जहां हुए बलदाम मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, आज उस कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना के मोदी जी ने साबित कर दिया है कि हमारे लिए धर्म ही सर्वोपरि है। बहनों और भाइयों, आज 140 करोड़ का भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है, 140 करोड़ भारतीयों को वहां सम्मान है। लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान का हुआ है। ये भी मोदी जी के कारण। भाइयों, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज आप देखते होंगे, अगर कहीं कोई सिलेंडर किसी दुर्घटना से फट जाए ना, तो पताई देता है कि नहीं हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, क्योंकि उससे मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान परस्त तत्व का हाथ हो और फिर एयर स्ट्राइक देने के लेने पड़ जाए पाकिस्तान को। बहनों और भाइयों, ये सारे और पराक्रम भारत का जो देखने को मिल रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हुआ, हाईवे, रेलवे,
मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, और मेरठ को तो कह ही क्या है। 12 लेन का एक्सप्रेसवे के साथ मेरठ दिल्ली के साथ सीधे जुड़ा है। मेरठ के लोग अब दिल्ली में नहीं रहना चाहते, बल्कि दिल्ली लोग अपने लिए रहने के लिए मेरठ में आवास बनाना चाहते हैं, सरदाना में और मुजफ्फरनगर में रहना चाहते हैं। क्योंकि जो दूरी पहले 5 घंटे में तय होती थी, अब उस दूरी मात्र 45 मिनट से 1 घंटे में तय कर देते हैं। रैपिड रेल, 32,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार लगा करके रैपिड रेल की सुविधा के साथ मेरठ को जोड़ चुकी है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसी विधानसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में बन रही है। 700 रुपए की लागत से बन रहा विश्वविद्यालय। जो भी उसका मानक होगा नेशनल स्टैंडर्ड का होगा, कोई समझौता नहीं होगा, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आपको हम लोग यहां प्रदान करने जा रहे हैं। मेरे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को हम लोगों ने प्रमोट है। आज मेरठ की आइटम, खेल की सामग्री दुनिया के अंदर बिक रही है। बहनों और भाइयों, मैं आप सब ये कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ लोक कल्याण और गरीब कल्याण के कार्य। हर घर योजना हो, हर घर बिजली का कार्य हो। एक तरफ भारत 480 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सौगात दे रहा है, और दूसरी तरफ मंगा पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन है। अच्छा नेतृत्व आता है, देश को बुलंदियों की ऊंचाई तक आता है। गलत लोग चुने जाते हैं, पाकिस्तान जैसी दलितता आ जाती है। और पाकिस्तान में जो दलितता है, ये वहां के नेताओं के कर्मों के कारण है, और भारत में जो आज संपन्नता है, यहां के यशस्वी नेतृत्व के कारण। मैं बहनों और भाइयों, आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल के अंदर डालकर की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। और आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा, राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, हमें वह सरकार चाहिए जो कांवड़ यात्रा चला सके। कर्फ्यू लगाने वाली सर नहीं चाहिए, कर्फ्यू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। हम लोग इस बात को ध्यान में दें, जो लोग कर्फ्यू के पक्षधर रहे हैं, दगा पॉलिसी जिनकी इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके यहाँ के नौजवानों के जीवन को जिन लोगों ने निगलने का काम किया था, उन लोगों को कभी माफ करने की आवश्यकता नहीं। लोग आए होंगे, तमाम प्रकार की बातें कहने के लिए आए होंगे। बहनों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। आपने महाराणा प्रताप का जीवन देखा होगा। महाराणा प्रताप, जब महाराणा प्रताप की बात होती है तो भारत के स्वाभिमान होती है, भारत के सम्मान की बात होती है। स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए कैसा बलिदान चाहिए,
सत्ता नहीं, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने करके इस क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का काम किया था, जो लोग यहाँ की बेटी और व्यापारी के जीवन के लिए खतरा बन गए, उन लोगों को फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। आएंगे, दुम दबा करके आएंगे, बाद में गिरेबान पकड़ करके इस पूरे क्षेत्र में फिर अव्यवस्था और अराजक का कार्य करेंगे। इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। विकास में कोई कोताही नहीं बरती गई, किसी प्रकार की कोई कोताही केंद्र और राज्य शासन ने नहीं बरतने दी, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा माहौल दिया। और बहनों और भाइयों, हमें बेटों को दरकिनार करते हुए देश सोचना है। देश और राष्ट्र धर्म से बढ़कर के हमारे लिए नहीं हो सकता है। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं यहाँ पर सरधना की भूमि पर आया हूँ, की भूमि है। और वीरता कभी कायरता नहीं दिखाती है, शॉर्टकट का रास्ता है। वीरता तो अवसर आने पर रात के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। और उसी वीरता का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, यह देश, पूरे देश में एक आवाज है। उत्तरो, दक्षिणों, पूर्वो, पश्चिमों, एक ही आवाज है पूरे देश के अंदर। मुझे 3 दिन पहले जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, उससे 1 दिन पहले मैं रहा था, अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहाँ की अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं, ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए, याद रखना, देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माय के लाल का नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े शांत माफिया और अपराधी किस कारण उनकी दुर्गति हो रही है, आप देख रहे होंगे। जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है, हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया था। बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता, तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, सबके काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हम कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के प्रस्तुत किया, तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कान को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है, या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो, जिनकी अग्नि हम शांत कर चुके हैं, उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है।
वे गए काम से, और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि पूरे देश की एक आवाज है, पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है, और वह बोल रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, थोड़ा जोर से बोलिए, यहां की आवाज दिल्ली तक पहुंचाइए, फिर एक बार मोदी सरकार। यह मोदी सरकार की जो गूंज पूरे देश के अंदर है, इस पूरी गूंज को घर घर पहुंचाना है। मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके और स्वयं मेरा प्रतिनिधि बन करके आपको जाना होगा। सहमत है? सहमत है? हमें कमल चुनाव चिन्ह देखना है, हमें कमल चुनाव चिन्ह देखना है। आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, सरधना विगत चुनाव में संजीव बालियान जितने वोट से जीते थे, उसके दुगने वोट से जिताने की जिम्मेदारी सरधना को मैं दे रहा हूं। और बहनों और भाइयों, आएंगे तो मैं दोबारा फिर आऊंगा, यहां पर आऊंगा, फिर दोबारा आकर के आपके साथ बैठूंगा और बैठ करके फिर आपसे चर्चा करूंगा। और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये जिम्मेदारी आपकी है। मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत ग्लोबल पावर बनेगा, दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। ग्लोबल पावर बनने के लिए विकसित भारत चाहिए, और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मुजफ्फरनगर और विकसित मेरठ भी चाहिए। सहमत है ना? और विकसित मेरठ और मुजफ्फरनगर के लिए कमल चुनाव चिन्ह और भाजपा चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो भाई मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ दिए, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुजफ्फरनगर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर रतलाम से आपको हम बताते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले रतलाम कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रतलाम जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उज्जैन आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैलाश पटेल ने 9 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा भेज दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस्तीफे का लेटर वायरल हुआ। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि 75 साल तक बेदाग ईमानदारी से पार्टी की सेवा की है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के द्वारा लगातार असहयोग एवं जिला संगठन को महत्व नहीं मिलने पर पार्टी की प्राथमिकता और सदस्यता एवं सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। प्रसन्नता है कि लगातार भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होकर के हमारा परिवार रोज बढ़ता जा रहा है। आज ये हमारे साथ रतलाम जिले के रतलाम जिले के अध्यक्ष भाई सुरेश जी, कैलाश पाटीदार जी, आज उनके साथियों के साथ सम्मिलित हुए। इस अवसर पर पूर्व विधायक के पद पे लड़े हुए कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी वो भी मिले। हमारे अपने उज्जैन से कुंदन माली जी पूर्व पार्षद और उनकी पूरी टीम, जयसिंहपुरा की कैलाश माली जी, तो थक जाऊंगा, इतने सारे मित्रों के साथ मिल रहे हैं। ये सब अपने आप में बताता है कि वर्तमान में मोदी जी के मामले में लेकर, खास करके भारत की प्रगति को लेकर के। और अगली खबर हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत थालड़का से है, जहां पर आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति थालड़का में पहली बार समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना की खरीद बुधवार को विधिवत शुरू की गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति परिसर में सबसे पहले पूजा अर्चना की गई, उसके बाद किसानों को माल्यार्पण कर सरसों की खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया। बुधवार को किसान हनुमान धुंधवाल के सरसों खरीद कर समर्थन मूल्य कर खरीद की शुरुआत की गई। इस मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि मुरली सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार द्वारा जो समर्थन
समर्थन मूल्य रखा गया है, उन्हीं के अनुसार सरसों 5,650 एवं चना 5,440 की खरीद की जाएगी। पलड़गा में सरसों खरीद पहल को सरकार ने मंजूर की है। 200 टोकन है सरसों के, 125 हमारे कट चुके हैं। 5650 रुपये सरसों है सरकारी खरीद और 5440 रुपये चने की है। तो एक दिन में 3 टोकन निकालने हैं, 75 कुंटल सरसों निकालनी है, तोलनी है। अच्छा। और 200 टोकन का टारगेट दिया सरकार ने हमें। सरकार इसमें बढ़ा भी सकती है। फिलहाल सरकार ने 200 टोकन दिए हैं। एक जमींदार की 25 कुंटल सरसों की है, एक मैक्सिमम 1 बीघे की 442 किला, 4 कुंटल 42 किला। इसके अंदर पर थलड़गा, टोपरियाँ, झंडेड़ा, गोकुलपुरा तहसील स्तर के कोई भी किसान, नॉर्थ तहसील में कोई किसान पंजीयन करवा सकता है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।